आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास मैला आंचल की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये उपन्यास 1954 में आया और इसने हिंदी साहित्य की दिशा ही बदल दी। इसे एक मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसका एक बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ये समझें कि ये उपन्यास इतना खास क्यों है। ये आज़ादी के ठीक बाद के ग्रामीण भारत की कैसी कच्ची और असली तस्वीर पेश करता है। और इसमें ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है? हाँ, और जैसा कि रेणु जी ने खुद उपन्यास की भूमिका में लिखा है, इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी हैं और कीचड़ भी हैं। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। वाह। ये एक वाक्य ही उपन्यास के पूरे यथार्थ को बयां कर देता है। ये कोई साफ सुथरी कहानी नहीं है। तो इसी बात से शुरू करते हैं। स्रोतों में बार बार ये जिक्र आता है कि मैला आंचल हिंदी का पहला और सबसे सशक्त आंचलिक उपन्यास है। ये आंचलिक शब्द का मतलब क्या है? देखिए, आंचलिक का मतलब है जो किसी खास अंचल या क्षेत्र पर केंद्रित हो। इस मामले में ये क्षेत्र है उत्तर पूर्वी बिहार के पूर्णिया जिले का एक पिछड़ा गांव मेरीगंज। अच्छा, जो नेपाल की सीमा के पास है। हाँ, लेकिन इसकी खासियत सिर्फ लोकेशन नहीं है। आंचलिक होने का मतलब है कि उस जगह की भाषा, वहाँ के लोकगीत, मुहावरे, अंधविश्वास, रीति रिवाज, सब कुछ सब कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। भाषा सिर्फ एक माध्यम नहीं रहती, वो खुद एक किरदार बन जाती है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी बात कही जाती है कि इस उपन्यास का कोई एक हीरो या हीरोइन नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा मेरीगंज गांव ही इसका नायक है। हाँ, और ये उस दौर में एक बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी बात थी। एक मिनट, ये तो सोचने वाली बात है। कोई हीरो हीरोइन नहीं, कोई एक विलेन नहीं। नहीं, कहानी का जो भी अच्छा बुरा है वो पूरे समाज का। ये तो लिखने का बिल्कुल ही अलग तरीका हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा साहित्यिक प्रयोग था। किसी एक किरदार को अच्छा या बुरा दिखाने के बजाय रेणु ने पूरे गांव के सामूहिक चरित्र को हमारे सामने रख दिया। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? इसकी शैली एक फिल्म की तरह है। स्रोत बताते हैं कि घटनाएं एक के बाद एक घटती हैं और विलीन हो जाती हैं, फिर दूसरी शुरू हो जाती है। रेणु ने वो क्या कहते हैं, किस्सा गोई वाले अंदाज का इस्तेमाल किया है। जैसे गांव की चौपाल पर कोई किस्से सुना रहा हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन अगर गांव ही नायक है तो कहानी को देखने का नजरिया तो हमें किसी की आंखों से मिलता होगा। मैंने स्रोतों में एक युवा डॉक्टर का जिक्र पढ़ा है, डॉक्टर प्रशांत बनर्जी। हाँ, डॉक्टर प्रशांत। तो क्या वो एक तरह से हमारे गाइड होकर भी नायक नहीं बन जाते? बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर प्रशांत एक बेहद महत्वपूर्ण पात्र हैं, पर वो पारंपरिक हीरो नहीं हैं। वो एक सूत्रधार की तरह हैं, एक बाहरी व्यक्ति जिनकी आंखों से हम गांव के अंदर के सच को देखते हैं। अच्छा। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश जाने का मौका छोड़कर मलेरिया और काला आजार पर शोध करने के लिए मेरीगंज को चुनते हैं। और वहां जाके उनका सामना सिर्फ बीमारियों से नहीं होता। नहीं, उनका सामना होता है गरीबी, अज्ञानता, अंधविश्वास और सामाजिक शोषण के एक बहुत बड़े चक्र से। और गांव में ही उनकी मुलाकात कमली से होती है ना? जो गांव के जमींदार की बेटी है। हाँ, कमली, डॉक्टर प्रशांत और कमली का रिश्ता वो एक तरह से विज्ञान और गांव की परंपरा के बीच एक पुल बनाने की कोशिश ऐसा है। ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ डॉक्टर है जो तर्क और विज्ञान की दुनिया से आया है, और दूसरी तरफ कमली जो उसी दकियानूसी सोच के बीच पली बढ़ी है, लेकिन पढ़ी लिखी और संवेदनशील है। तो डॉक्टर प्रशांत एक नई सोच का प्रतीक है। जी लेकिन गांव के अंदर तो पहले से ही कई तरह की विचारधाराएं मौजूद होंगी। बिल्कुल। मेरीगंज उस समय के भारत का एक छोटा रूप है। एक तरफ है बालदेव जी जो एक सच्चे कांग्रेसी कार्यकर्ता और गांधीवादी हैं, आजादी की लड़ाई में जेल भी जा चुके हैं, यानी वो उस आदर्शवाद का प्रतीक है जिसे लेकर देश आजाद हुआ था। हाँ। तो फिर इनके सामने नई सोच या विद्रोह का प्रतिनिधि था कालीचरण। कालीचरण एक जोशीला सोशलिस्ट। वो हमेशा क्रांति, मजदूर किसान के हक और बराबरी की बातें करता था। तो विचारों का टकराव था। जबरदस्त टकराव। जहां बालदेव कांग्रेस और गांधी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वहीं कालीचरण को लगता है कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं बदलेगा। और इन सबके बीच एक और मजबूत किरदार है लक्ष्मी का। हाँ, लक्ष्मी, जो मठ के महंत की दासी है, जिसका बचपन से शोषण हुआ, लेकिन वो बहुत समझदार और व्यवहार कुशल है। वो अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करती है। और ये सब कुछ किस दौर में हो रहा है? कहानी का समय क्या है? कहानी देश की आजादी से कुछ समय पहले शुरू होती है और गांधी जी की हत्या के साथ अंत की ओर बढ़ती है। और ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक प्रतीक है। हाँ,
ये एक तरह से उस आदर्श राजनीति के पतन का भी प्रतीक है जिसका सपना देखा गया था। गांव वाले पूछते हैं सुराज, सुराज क्या होता है सुराज? और फिर वो देखते हैं कि कैसे नए भारतीय नेता भी भ्रष्ट होने लगते हैं। मतलब एक मोहभंग। बिल्कुल, ये मोहभंग उपन्यास के केंद्र में है। आपने डॉक्टर प्रशांत का जिक्र किया कि कैसे वो गरीबी और अज्ञानता से भी लड़ रहे थे। ये दिखाता है कि मेरीगंज का सामाजिक ताना बाना बहुत जटिल रहा होगा। बहुत ज्यादा। स्रोतों के अनुसार गांव का समाज भीतर से पूरी तरह टूटा हुआ है। जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। कैसे? गांव 12 जातियों में बटा हुआ है और हर जाति की अपनी टोली या मोहल्ला है, जैसे राजपूत टोली, कायस्थ टोली, यादव टोली, और इनके बीच एकता नहीं बल्कि ईर्ष्या और द्वेष है। इसका कोई ठोस उदाहरण है? हाँ, एक भंडारे का बहुत सजीव चित्रण है। भंडारे में राजपूत टोली के लोग ब्राह्मणों के साथ एक लाइन में बैठकर खाने से साफ मना कर देते हैं। अच्छा। उनके लिए अलग इंतजाम करना पड़ता है। सिपेरिया टोली के लोग ग्वाला टोली के साथ बैठने को तैयार नहीं। छुआछूत की भावना बहुत ही प्रबल है। अगर समाज इस तरह जातियों में बटा हुआ था तो जाहिर है इसका असर गांव की तरक्की पे भी पड़ता होगा। बिल्कुल, किसी भी सामूहिक काम के लिए एकता हो ही नहीं पाती थी और इसी बटे हुए समाज में गरीबी और जहालत का अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, स्रोत बताते हैं कि पूरे गांव में सिर्फ 10 लोग दस्तखत कर सकते थे। क्या? सिर्फ 10 लोग पूरे गांव में? सिर्फ 10। ये तो विश्वास नहीं होता। और गरीबी का आलम यह था कि कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी दही चीनी या जलेबी पूड़ी जैसी मामूली चीजें चखी तक नहीं थीं। और जहां इतनी गरीबी और अशिक्षा हो वहां अंधविश्वास अपनी जगह बना ही लेता है। अंधविश्वास तो समाज की सांसों में रचा बसा था। गांव वाले मानते थे कि जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। एक कहानी है कि कैसे एक सफेद बगुले जैसी प्रेतनी ने एक आदमी को सांप के कोड़ों से पीटा। उफ। लेकिन इससे भी दुखद है पार्वती मौसी की कहानी। एक स्नेही बूढ़ी महिला जिन्हें सिर्फ इसलिए डायन मान लिया जाता है क्योंकि वो बुढ़ापे में भी सुंदर दिखती हैं, और गांव वाले मिलकर उन्हें बहुत प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसे माहौल में जब डॉक्टर प्रशांत आते हैं, एक पढ़ा लिखा विज्ञान में विश्वास रखने वाला इंसान, तो ये तो विचारों का सीधा टकराव हुआ होगा। बिल्कुल, ये विज्ञान और अंधविश्वास के बीच का सीधा टकराव था। लोगों को लगता था कि ये डॉक्टर लोग ही बीमारियां फैलाते हैं। जोत्स्की काका जैसा एक पात्र है जो गांव में घूम घूम कर प्रचार करता है कि डॉक्टर कुओं में दवा डालकर हैजा फैला रहे हैं। सच में? हाँ, वो ये भी कहता है कि इन विलायती दवाओं में गाय का खून मिलाकर धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। ये उस दौर की मानसिकता को दिखाता है जहां किसी भी नई चीज पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन था। समाज की ये तस्वीर तो बहुत निराशाजनक लगती है। अगर हम धर्म और राजनीति की बात करें तो उनकी क्या भूमिका थी मेरीगंज में? गांव में एक कबीर पंथी मठ है। कहने को तो एक धार्मिक केंद्र है, लेकिन असल में वो संपत्ति और सत्ता का बहुत बड़ा केंद्र है। कैसे? मठ का जो भी महंत होता है वो मठ की 900 बीघे जमीन का मालिक बन जाता है। इसलिए ये जगह धर्म के नाम पर शोषण और कई तरह की विकृतियों का अड्डा बन जाती है। मतलब धर्म भी शोषण का एक औजार बन गया था। हाँ। और राजनीति? क्या आजादी के बाद राजनीति कोई उम्मीद लेकर आई? उम्मीद तो आई थी, लेकिन वो जल्दी ही टूटने लगी। जैसा मैंने कहा, मेरीगंज एक छोटा भारत है। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी दल गांव में सक्रिय हैं। और चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते होंगे। सब कुछ, जाति का इस्तेमाल, पैसों का लालच, झूठे वादे, और चुनाव जीतने के बाद नेताओं के भ्रष्टाचार को भी रेणु ने बिना किसी लाग लपेट के दिखाया है। मतलब जो मोहभंग राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा था वो गांव में भी साफ दिख रहा था। हाँ, और इस मोहभंग का सबसे बड़ा प्रतीक है बावन दास नाम का एक पात्र। वो एक बौने कद का सच्चा गांधीवादी है। अच्छा। उसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस और तिरंगे के लिए समर्पित कर दी। लेकिन आजादी के बाद जब वो अपने ही पार्टी के नेताओं को तस्करी और कालाबाजारी करते देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। और फिर वो इस भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश में अपनी जान दे देता है। उसकी मौत एक तरह से गांधीवादी आदर्शों की ही मौत का प्रतीक है। इतनी गरीबी, राजनीति, जातिवाद, इन सब के बीच क्या इंसानी रिश्तों और प्रेम के लिए भी कोई जगह थी? बिल्कुल थी, और यही रेणु की सबसे बड़ी खूबी है। वो दिखाते हैं कि जीवन कितना भी कठोर और मैला क्यों ना हो, इंसानी भावनाएं और प्रेम अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। जैसे? उपन्यास में कई प्रेम कथाएं, डॉक्टर प्रशांत और कमली की कहानी तो है ही, साथ में जोशीले सोशलिस्ट कालीचरण और मंगला की प्रेम कहानी है। मठ की दासी लक्ष्मी और गांधीवादी बालदेव के बीच एक अनकहा पवित्र रिश्ता है। और इन रिश्तों को लेकर समाज का नजरिया कैसा था? ये बहुत दिलचस्प है। जो समाज
जाति और छुआछूत को लेकर इतना कठोर है, वो प्रेम और यौन संबंधों को लेकर उतना कट्टर नहीं है। मतलब? जैसे कमला नाम की एक पात्र शादी से पहले ही गर्भवती हो जाती है, लेकिन इस पर कोई बहुत बड़ा सामाजिक बवाल नहीं होता। इसे बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया जाता है। ये दिखाता है कि गांव का समाज कितना विरोधाभासों से भरा हुआ था। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैला आंचल सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। ये आज़ादी के बाद के भारत का एक जीता जागता यथार्थवादी दस्तावेज है। बिल्कुल। इसमें एक नए राष्ट्र के बनने की टूटी बिखरी उम्मीदें हैं, टकराव है, सामाजिक कुरीतियां हैं और एक नए देश के बनने की शुरुआती चुनौतियां हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये उपन्यास मूल रूप से बदलाव का चित्र है। एक तरफ युगों से चली आ रही जड़ता, जातिवाद और अंधविश्वास का कीचड़ है। तो दूसरी तरफ बदलाव की एक लहर भी है। हाँ, दूसरी तरफ डॉक्टर प्रशांत और कालीचरण जैसे पात्रों के जरिए नई चेतना और बदलाव की एक लहर भी है जो गांव में दाखिल हो रही है। और उपन्यास एक बहुत ही आशामय संकेत के साथ समाप्त होता है। अच्छा। हाँ, रेणु लिखते हैं कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना अब तेजी से जाग रही है। इतनी निराशा के बाद भी अंत में एक उम्मीद की किरण है। ये पूरी चर्चा एक जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। ये उपन्यास 1954 में लिखा गया था, हाँ। आज से लगभग 70 साल पहले। ये सोचने वाली बात है कि आज आज़ादी के इतने दशकों बाद भारत के गांवों में से कितना कुछ बदल गया है। और कितना कुछ अब भी मैला अंचल के मेरीगंज जैसा ही है।